फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यूरेका पे। हम एक नई सीरीज़ की स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से, जिसमें कि हम बिहार पीसीएस के पॉलिटिकल साइंस के जितने भी पीवाईक्यू है 10 वर्ष के, उन सभी प्रश्न को देखेंगे। इस सीरीज़ में ये पहला वीडियो लेक्चर है, जिसके माध्यम से हम पीवाईक्यू के प्रश्न को भी देखेंगे और साथ ही साथ उसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन रहेगा। क्योंकि बीपीएससी में ऐसा देखा गया है कि पॉलिटिकल साइंस में खास करके कि क्वेश्चन रिपीटेड टॉपिक से आते हैं। तो 10 वर्ष की अगर हम पीवाईक्यू को अगर हम देख लेते हैं टॉपिक वाइज, जहाँ से प्रश्न बनाए जाते हैं, तो अवश्य ही आप एग्ज़ाम में अच्छे परफॉर्म करेंगे और आपके 10 के 10 प्रश्न जो है वहाँ पे सही हो सकते हैं। तो आइए आप वीडियो की लास्ट तक बने रहें। हम प्रश्न नंबर 1 से देखते हैं। ये 71 बीपीएससी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में लिए गए हैं। दोस्तों, जो पहला प्रश्न है, लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति एवं सेवा शर्तों के विनियमन की शक्ति मुख्य रूप से किसमें निहित है? तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो डी है। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 98 में संसद के प्रत्येक सदन के लिए एक अलग सचिवालय स्टाफ का प्रावधान है। अनुच्छेद 98(3) के तहत जब तक संसद कानून बनाकर भर्ती और सेवा शर्तों को नियमित नहीं करती, तब तक राष्ट्रपति लोकसभा के मामले में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के मामले में सभापति से परामर्श करने के पश्चात ऐसे नियम बना सकते हैं जो दोनों सदनों के सचिवालय स्टाफ के लिए लागू हो। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों, इसका आंसर बी है। वो राष्ट्रपति को विधिक कानूनी मामलों में परामर्श देता है। तो आइए दोस्तों, हम इसके व्याख्या को देखते हैं और यहाँ से जो प्रश्न बनाए जाते हैं, महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, वो अटॉर्नी जनरल तो पूछा ही जाता है एग्जाम में, साथ ही साथ सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और एडवोकेट जनरल के बारे में भी प्रश्न बनते हैं। तो इस प्रश्न के आंसर को आपने देख लिया। तो आइए इन तीनों ही पद के बारे में, जो कि भारत के प्रमुख विधिक अधिकारी होते हैं, ये तीनों ही पद अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल, एडवोकेट जनरल, इन सब के बारे में विस्तृत रूप से देखते हैं। यहाँ से एग्जाम में जरूर प्रश्न बनाए जाते हैं। सर्वप्रथम तो आप एक बात को नोट कीजिए कि दोनों में जो अंतर है, खास करके अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल के मामले में यह ध्यान देने योग्य बात है कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद होता है, संवैधानिक पद होता है। परंतु जो सॉलिसिटर जनरल है, ये संवैधानिक पद नहीं है, इनकी चर्चा संविधान में नहीं की गई है। कई बार आर्टिकल से प्रश्न बनाए जाते हैं यहाँ पे। तो अटॉर्नी जनरल का जो प्रावधान है भारतीय संविधान में 76 आर्टिकल के तहत किया गया है और भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। यह एक संवैधानिक पद है। भारत के राष्ट्रपति के ये प्रसाद पर्यंत जो है अपने पद पे बने रहते हैं। इसके लिए योग्यता की अगर बात करें तो भारत के नागरिक होने चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने योग्य उनके अंदर में योग्यता होना चाहिए। और कार्य अगर इनका देखा जाए, जिससे कि आपका प्रश्न भी पूछा गया है, कार्य इनका यह है कि भारत सरकार को विधिक सलाह देना, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में सरकार का प्रतिनिधित्व करना, राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित विधिक मामले में सलाह देना, जो कि आर्टिकल 143 के तहत है कि राष्ट्रपति को ये कानूनी सलाह देते हैं। यहीं से जो है प्रश्न बनाया गया है 71 बीपीएससी में, जो कि ऊपर जो प्रश्न देखा आपने वो यहीं से बनाया गया था। संसद के समक्ष विधायी कार्यों में सरकार की सहायता करना भी इनका मुख्य कार्य है। इसके बाद में न्यायालय में स्थान की अगर बात की जाए तो सरकार की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में ये प्रथम स्थान रखते हैं, रिप्रेजेंटेटिव की तरह कार्य करते हैं। इनका वेतन जो है केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है और राष्ट्रपति द्वारा जो है इन्हें हटाया जा सकता है। अब आइए इसके बाद में हम पहले देखते हैं एडवोकेट जनरल को। जैसे कि अटॉर्नी जनरल केंद्रीय स्तर पे होते हैं, ठीक उसी प्रकार से राज्य के स्तर पे जो है राज्य सरकार का प्रमुख विधिक अधिकारी जो है एडवोकेट जनरल कहलाता है और यह भी एक संवैधानिक पद है और अनुच्छेद 165 के तहत भारतीय संविधान में इस पद का प्रावधान है। इनकी जो नियुक्ति है राज्यपाल के द्वारा की जाती है राज्य सरकार के सलाह पर, जैसे कि केंद्र में राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है केंद्र सरकार की सलाह पे। इसके बाद में ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्यरत रहते हैं, यानी कि जब तक राज्यपाल चाहते हैं तब तक ये कार्य करते हैं अपने पद पे।
इसके बाद में है कि ये प्रायः उच्च न्यायालय का वरिष्ठ अधिवक्ता होते हैं। जैसे कि आपने देखा कि जो अटॉर्नी जनरल है ये सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता होते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो एडवोकेट जनरल है ये हाई कोर्ट में जो है वरिष्ठ अधिवक्ता होते हैं। इसके बाद में इनके कार्य को अगर हम देखें तो राज्य सरकार को विधिक सलाह देना इनका कार्य है। राज्य के उच्च न्यायालय में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करना, राज्य सरकार के विधायी कार्यों एवं विधानों पर सलाह देना। इसके बाद में दोस्तों न्यायालय में स्थान की बात की जाए तो ये राज्य के उच्च न्यायालय में सरकार की ओर से प्रथम स्थान रखते हैं। और साथ ही साथ वेतन की बात की जाए तो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है, राज्यपाल द्वारा हटाया जा सकता है। यानी कि जैसे आपने केंद्रीय स्तर पे अटॉर्नी जनरल को देखा, ठीक उसी प्रकार से एडवोकेट जनरल की जो प्रावधान है वो राज्य स्तर पे है। अब हम बात करते हैं सॉलिसिटर जनरल की, जिसकी चर्चा जो है भारतीय संविधान में नहीं किया गया है और यह एक संवैधानिक पद नहीं है। आप इस पॉइंट को याद रखेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भारत सरकार का दूसरा सबसे बड़ा अधिकारी माना जाता है, परंतु संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। भारत सरकार के द्वारा जो है इनकी नियुक्ति की जाती है। केंद्र सरकार के प्रसाद पर्यंत ये कार्य करते हैं। यह प्रायः वरिष्ठ अधिवक्ता होते हैं जिनको नियुक्त किया जाता है। अब अगर इनके कार्य को देखें तो अटॉर्नी जनरल की सहायता करना, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में सरकार की पैरवी करना, साथ ही साथ सरकार को विधिक सलाह देना, महत्वपूर्ण मामलों में सरकार की ओर से बहस करना कोर्ट में। इसके बाद में इनके स्थान की अगर बात की जाए तो अटॉर्नी जनरल के बाद में इनका स्थान आता है। साथ ही साथ केंद्र सरकार द्वारा जो निर्धारित वेतन है वो वेतन इन्हें प्राप्त होता है और केंद्र सरकार के द्वारा इन्हें हटाया भी जा सकता है। इसके बाद में आप एक नज़र इसके जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उस पर डाल सकते हैं कि अटॉर्नी जनरल का अनुच्छेद 76 है, सॉलिसिटर जनरल का उल्लेख संविधान में नहीं है, एडवोकेट जनरल अनुच्छेद 165 के तहत होते हैं और राज्य में ये एक संवैधानिक पद माना जाता है। तो इसके बाद में आपने देखा होगा कि यहाँ से जो भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं एग्जाम में, आप उस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो प्रश्न एडवोकेट जनरल से संबंधित हो, अटॉर्नी जनरल से संबंधित हो या फिर सॉलिसिटर जनरल से संबंधित हो। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे अटॉर्नी जनरल से संबंधित प्रश्न 71 बीपीएससी में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत निम्नलिखित विषय में से कौन से विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों आइए इस प्रश्न का उत्तर तो 1 और 4 है। जो पहला विषय है वन्य जीव की सुरक्षा और जो 4 है मूल्य का नियंत्रण। परंतु आइए हम भारतीय संविधान में जो अनुसूची की जो चर्चा की गई है और किस अनुसूची में क्या प्रावधान है, इन चीज़ों के हम व्याख्या के माध्यम से देखते हैं। तो दोस्तों कुछ पॉइंट अगर हम देखें सर्वप्रथम कि अगर 7वीं अनुसूची की बात की जाए तो ये अनुच्छेद 246 के तहत इसका प्रावधान है। और अगर सूची की बात की जाए तो 3 प्रकार की सूची भारतीय संविधान में है, जिसमें कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। संघ सूची में 100 विषय है, राज्य सूची में 61 विषय है और समवर्ती सूची में 52 विषय है। अवशिष्ट शक्ति का भी प्रावधान है जो कि संसद के पास 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत आया, जिसके तहत की शिक्षा, वन्यजीव संरक्षण और माप तौल को राज्य सूची से समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया, जो कि 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से। अब देखते हैं कि अगर इन मुद्दों पे अगर कोई टकराव की स्थिति होती है तो फिर क्या होता है। यदि किसी विषय पर संसद और राज्य दोनों ने कानून बनाया हो और दोनों में विरोध हो तो सामान्यतः संसद का कानून जो है प्रभावी माना जाता है अनुच्छेद 254 के तहत जो है। अवशिष्ट शक्ति की अगर बात की जाए तो जो विषय तीनों सूचियों में शामिल नहीं है उन पर कानून बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त है आर्टिकल 248 के तहत। इसके बाद में दोस्तों अगर हम आइए एक नज़र अनुसूचियों को भी देख लेते हैं कि जितनी भी अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें कि जो प्रथम अनुसूची है ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन है इसमें, जो कि अनुच्छेद 1 से संबंधित है। जो सेकंड अनुसूची है ये केंद्र व राज्य के पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित है, जो कि आर्टिकल 59(5) से लेकर के 75 और 164 की चर्चा इसमें की गई है। इसके बाद में दोस्तों जो थर्ड शेड्यूल है इसमें केंद्र व राज्य के पदाधिकारी जैसे कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्री, विधायक और न्यायाधीश आदि की चर्चा
किया गया है। जिन इनके पदों की शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित चर्चा है। इस यहाँ से प्रश्न कम बनाए जाते हैं। जो सर्वाधिक प्रश्न बनाए जाते हैं अनुसूची फर्स्ट से बनाए जाते हैं, शेड्यूल फर्स्ट से, कि इसमें किन चीज़ों का वर्णन है। इसके बाद में जो सिक्स्थ है, सेवन्थ है, एट्थ है, नाइन्थ, 10th, 11th और 12th, इन अनुसूचियों से सर्वाधिक प्रश्न बनाए जाते हैं। तो आइए हम इन्हीं अनुसूची को देखते हैं। जैसे कि फिफ्थ में देख सकते हैं कि इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रावधान किया गया है। यहाँ से भी बीपीएससी में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। इसमें इससे संबंधित जो आर्टिकल है वो 244(1) है। इसके बाद में जो 6th शेड्यूल है, इसके तहत जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन का प्रावधान किया गया है। और इसमें यह प्रावधान है कि स्वायत्त जिला परिषद का गठन और शक्ति का प्रावधान जो है किया गया है इसके माध्यम से इन राज्यों के लिए, जिसका प्रावधान जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244(2) के तहत किया गया है। इसके बाद में 7th अनुसूची अगर हम देखें तो इसमें केंद्र, राज्य और समवर्ती सूचियों में विषयों का विभाजन किया गया है, जो कि अभी ऊपर के प्रश्नों में भी हम देख रहे थे, जो कि आर्टिकल 246 के तहत है। इसमें विधायी शक्तियों का विभाजन, इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान किया गया है। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं बीपीएससी में। इसके बाद में 8th अनुसूची की अगर हम बात करें तो यह भारत की मान्यता प्राप्त भाषा की बात करते हैं इसमें, कि जिसमें टोटल जो है 22 भाषा का प्रावधान है, जो कि आर्टिकल 344 के तहत है। और 8th शेड्यूल के अकॉर्डिंग भारतीय संविधान में जो संवैधानिक भाषा जो प्राप्त लैंग्वेज है वो कुल जो है 22 भाषा है। इसके बाद में 9th शेड्यूल की अगर बात करें तो कुछ कानूनों को न्यायाधिक समीक्षा के संरक्षण का प्रावधान है, जैसे कि भूमि सुधार आदि से जुड़े कानून का संरक्षण। ये भी प्रश्न जो है कम ही पूछे जाते हैं 9th शेड्यूल से, तो आप इतना इम्पोर्टेंट इसको नहीं मानेंगे। लेकिन 10th, 11th और 12th से प्रश्न बनते हैं। जैसे कि 10th है, ये दल व दल विरोधी कानून का प्रावधान इसके तहत किया गया। संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता से संबंधित है ये। और अनुच्छेद की अगर बात करें तो 102 और 191 अनुच्छेद इसके अंतर्गत आता है। इसके बाद में 11th शेड्यूल की अगर बात करें तो पंचायतों के कार्य की सूची के जो 29 विषय हैं वो इसके तहत शामिल है, जिसमें कि 73वें संविधान संशोधन के तहत कार्य जो है पंचायती राज उसका प्रावधान है। इसके संबंधित अगर अनुच्छेद को देखें तो 243G जो है महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इसके बाद में अगर 12th शेड्यूल की बात की जाए तो ये नगर पालिका के कार्यों की अनुसूची से संबंधित 18 विषय की चर्चा करते हैं। ये दोनों ही जो है भारतीय संविधान में 73वां और 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से जो है शामिल किया गया था, जो कि पंचायती राज्य व्यवस्था से संबंधित है, जो कि एक जो है ग्राम पंचायत से संबंधित है और एक जो है शहरी स्थानीय शासन से संबंधित है। और इसका जो शहरी स्थानीय शासन से संबंधित जो प्रावधान है वो आर्टिकल 243W में किया गया है। इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखिए। संविधान में जो मूल जो संविधान था इसमें 8 अनुसूची की ही चर्चा थी। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 9वीं और 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया इसमें। और साथ ही साथ 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था, इसके तहत जो है 11वीं और 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, शेड्यूल से जरूर प्रश्न बनाए जाते हैं एग्जाम में, तो आप इस प्रश्न को ध्यान से देखें और इसके व्याख्या को ध्यान से देखेंगे, यहाँ से प्रश्न जरूर बनते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से कौन से तत्व गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है? तो दोस्तों इसका जो आंसर है सी है, जिसमें कि 2 समान नागरिक संहिता और काम का अधिकार ये गांधीवादी सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। तो आइए एक बार हम डीपीएसपी के प्रमुख प्रावधान को भी देख लेते हैं। दोस्तों तो राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, जो कि भारतीय संविधान के भाग 4 में इसकी चर्चा की गई है, अनुच्छेद 36 से लेकर के 91 तक इसका प्रावधान है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व वे सिद्धांत हैं जो राज्य को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय स्थापित करने के लिए नीतियां बनाने व कार्य करने के लिए निर्देश देता है। ये जो है प्रावधान आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है प्रभावित होकर के। यहाँ से प्रश्न जरूर बनाए जाते हैं एग्जाम में, फंडामेंटल राइट हो या फिर वो डीपीएसपी हो।
तो इसके अनुच्छेद की अगर हम बात करें तो हमने देख ही लिया कि अनुच्छेद 36 से 51 तक है जो इसके महत्वपूर्ण फैक्ट है। अगर इसकी महत्वपूर्ण विशेषता को हम देखें तो ये राज्य के लिए जो है निर्देशात्मक होता है, न्यायालय द्वारा ये लागू करने योग्य नहीं होता है। जैसे कि फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 32 के तहत ये प्रावधान है कि अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो न्यायालय उससे लागू करवा सकते हैं और आप कोर्ट जा सकते हैं, परंतु राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है ये बाध्य योग नहीं होता है, यानी कि इसको लेकर के न्यायालय में सुनवाई नहीं की जा सकती है। और यह जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 37 के तहत यह प्रावधान किया गया है। इनका उद्देश्य जो है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना होता है। ये मौलिक अधिकार के पूरक की तरह कार्य करते हैं। राज्य की नीतियों के निर्माण में मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में नीति निर्देशक तत्व जो है कार्य करता है। अब देखिए जो अनुच्छेद 37 है ये याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तन योग्य नहीं होंगे, परंतु राज्य के शासन में ये मूलभूत है और देश के शासन में इनका पालन किया जाना चाहिए, ऐसा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 37 में कहा गया है। अब अगर इसके स्रोत की बात करें तो ये आयरलैंड से लिया गया, हमने पहले ही देखा। इसकी जो संख्या है कुल 17 है। और इसके बाद में अगर हम देखें तो ये जो प्रभावित जो जहाँ से है राज्य के नीति निर्देशक तत्व वो जर्मनी के वाइवर संविधान से, सोवियत समाजवादी विचारधारा से यहाँ से जो है प्रभावित है। परंतु आप जो यहाँ पे याद रखेंगे कि इसे हमने जो भारतीय संविधान में शामिल किया है वो आयरलैंड के संविधान से प्रभावित होकर के शामिल किया हुआ है। तो दोस्तों यही महत्वपूर्ण फैक्ट था इससे संबंधित, आप इसे याद रखेंगे। अगर देखा जाए नीति निर्देशक तत्व जहाँ से कि प्रश्न बनाए जाते हैं और ये महत्वपूर्ण है, तो आइए इन चीज़ों को भी मैं पॉइंट आउट करवा देता हूँ। इसमें जो सर्वप्रमुख जो है अगर हम देखें तो जो पहला जो है 38 को याद रखेंगे जिसमें कि सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देने की बात की गई है, और 39 को याद रखेंगे जिसके तहत प्रावधान क्या है। इसके प्रावधान को देखिए, पुरुष और महिलाओं को समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधन की बात की गई है, आर्थिक शक्ति के समान वितरण की बात की गई है, समान कार्य के लिए समान वेतन, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, बच्चों के शोषण के निषेध की बात की गई है, नागरिकों के स्वास्थ्य और शक्ति की रक्षा की बात की गई है। तो आप ये 39 को याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद में 40 भी अत्यंत महत्वपूर्ण है जिसमें कि ग्राम पंचायत के गठन की बात की गई है, जो कि भारतीय संविधान में 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से प्रावधान किया गया। इसके बाद में अगर हम देखें तो जो महत्वपूर्ण है वो 44 है, यहाँ से भी कई बार प्रश्न बनाए जाते हैं, जो कि समान नागरिक संहिता की बात करता है। इसके तहत समस्त देश में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने के प्रावधान जो है किया गया है। इसके बाद में जो महत्वपूर्ण है इसमें वो 48A है जिसके तहत पर्यावरण, वन और वन्यजीव संरक्षण की बात की गई है। और इसके बाद में 49 भी महत्वपूर्ण है जिसमें कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और वस्तुओं की रक्षा का बात किया गया है। अनुच्छेद 50 भी महत्वपूर्ण है, इसमें न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखने का जिक्र किया गया है। और अनुच्छेद 51 जो है ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी प्रश्न बीपीएससी में पूछे जा चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रावधान जो है इसके तहत किया गया है, जिसमें कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, राष्ट्रों के बीच समान न्यायपूर्ण संबंध विकसित करना, अंतर्राष्ट्रीय कानून व संधियों का पालन करना जो है राज्य का कर्तव्य होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है ये महत्वपूर्ण जो नीति निर्देशक तत्व है जहाँ से प्रश्न बनाए जाते हैं एग्जाम में, इन सभी को हमने देख लिया। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कार्यपालिका और मंत्रालयों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है मंत्रालयों तथा विभागों का निर्माण प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट सचिव के परामर्श से किया जाता है। सेकंड है प्रत्येक मंत्री को मंत्रालयों विभागों का आवंटन राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर किया जाता है। तो अगर देखें तो इसमें ऑप्शन जो है बी जो है केवल 2 सही है, पहला कथन जो है गलत है। इसकी व्याख्या को देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 75A के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर करते हैं। मंत्रालयों और विभागों का आवंटन जो है सलाह पर ही औपचारिक रूप से किया जाता है, इसलिए जो है जो कथन ए है आपका ये गलत है, पहला जो स्टेटमेंट है। अगर दूसरे स्टेटमेंट की बात करें
तो नए मंत्रालय या विभाग का सृजन जो है औपचारिक रूप से राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और न कि प्रधानमंत्री के द्वारा, स्वतंत्र रूप से कैबिनेट सचिव के परामर्श पर किया जाता है। इसीलिए कथन एक जो है तकनीक और संवैधानिक रूप से जो है ये गलत है और आपका जो स्टेटमेंट 2 है वो सही है। आप ये आर्टिकल को याद रखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और जो मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है वो राष्ट्रपति को जो प्रधानमंत्री के द्वारा सलाह दिया जाता है उसी के आधार पर राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद के जो मंत्री होते हैं उन्हें शपथ दिलाने का कार्य करते हैं और मंत्रिपरिषद का औपचारिक रूप से गठन करते हैं। और उस मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होता है वो पीएम होता है और पीएम जो है मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के मध्य जो है एक कड़ी का कार्य करते हैं, दोनों के मध्य संबंध स्थापित करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य विधायिका की कार्रवाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों इसका जो स्टेटमेंट 1 है ये सही है और बाकी स्टेटमेंट इसमें गलत है। आइए इसके व्याख्या को देख लेते हैं। स्टेटमेंट ए जो है आपका यह कहता था कि राज्य विधायिका में कार्य केवल राज्य की राजभाषा में अथवा हिंदी या अंग्रेजी में निष्पादित किया जाएगा। अब इसकी व्याख्या को देखिए। व्याख्या कह रहा है कि अनुच्छेद 210 से राज्य विधानमंडल में राज्य की राजभाषाओं में हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा, इसलिए जो है स्टेटमेंट ए जो है सही है। इसके बाद में अनुच्छेद 177 की बात किया गया है जिसमें महाधिवक्ता को सदन में बोलने और भाग लेने का अधिकार है लेकिन वह मत नहीं कर सकता है। कभी भी जो महाधिवक्ता है वो देश के दोनों ही सदन लोकसभा या राज्यसभा में बैठ तो सकते हैं परंतु याद रखेंगे कि उनके पास में वोटिंग का पावर नहीं होता है। यह प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 177 में है। अनुच्छेद 211 को देखें तो यह कहता है कि उच्चतम न्यायालय किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के कर्तव्य के निर्वहन में किए गए आचरण के संबंध में राज्य विधानमंडल में कोई चर्चा नहीं होगी, इसलिए जो है ऑप्शन सी जो है आपका गलत है। इसके बाद में नेक्स्ट जो प्रश्न है जो अनुच्छेद 212 से संबंधित है, 212 को देखते हैं। यह कहता है कि राज्य विधानमंडल की किसी कार्रवाई की विधि मान्यता को प्रक्रिया की किसी कथित अनियमितता के आधार पर न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। तो इसमें जो है कह रहा है कि प्रश्न उठाया जा सकता है, तो ये भी गलत है। न्यायाधीश के आचरण की चर्चा की जा सकती है ऐसा कहा गया है परंतु नहीं किया जा सकता है, तो ये गलत है। राज्य के एडवोकेट जनरल जो है सदन में मत दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, तो ये भी गलत है। आपका सिर्फ 1 जो है सही है स्टेटमेंट। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत वित्त आयोग के सदस्यों के लिए आवश्यक योग्यता का निर्धारण कौन करता है? तो दोस्तों ये संसद के द्वारा कानून बना करके किया जाता है। तो आइए हम यहाँ से जो 2 महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2 प्रश्न आए हुए हैं 71 बीपीएससी में और दोनों ही चीज़ को देखते हैं। फाइनेंस कमीशन को भी देखते हैं और साथ ही साथ स्टेट फाइनेंस कमीशन के प्रावधान को भी देखते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न भी देख लीजिए, फिर इसके बाद में हम इन दोनों ही प्रश्न से संबंधित व्याख्या को भी देख लेंगे। तो इस प्रश्न को देखते हैं, 9वें प्रश्न को। यह कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो दोस्तों ये राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो आइए इन दोनों ही फाइनेंस कमीशन और स्टेट फाइनेंस कमीशन से संबंधित जो प्रावधान है भारतीय संविधान में, इसकी हम एक बार चर्चा कर लेते हैं नोट्स के माध्यम से। तो दोस्तों सर्वप्रथम हम फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं। इसका अनुच्छेद याद रखेंगे 280 आर्टिकल के तहत फाइनेंस कमीशन का प्रावधान है और यह एक संवैधानिक निकाय होता है और यहाँ से एग्जाम में बार बार जो है प्रश्न बनाए जाते हैं। वित्त आयोग भारत सरकार द्वारा राज्यों के साथ करों के वितरण, अनुदान और वित्तीय मामलों की सिफारिश करने के लिए गठित किया जाता है। अनुच्छेद 280 हमने ऊपर ही देख लिया। इसका गठन हर एक 5 वर्ष पे राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और इसमें एक अध्यक्ष और 4 जो है अन्य सदस्य होते हैं। संसद कानून के द्वारा सदस्यों की संख्या जो है निर्धारित कर सकती है। योग्यता की अगर बात करें तो वित्त, अर्थशास्त्र, लेखा, प्रशासन या लोक मामलों के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्ति जो है इसके सदस्य बन सकते हैं। कार्य की अगर बात करें, केंद्र और राज्य के बीच करों के शुद्ध आय के वितरण का निर्धारण करना मुख्य कार्य है। राज्यों को अनुदान के सिद्धांत का निर्धारण करना है।
इसके बाद में वित्तीय आपात की स्थिति में जब देश में आर्टिकल 360 लागू हो, राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित अन्य वित्तीय मामलों पर जो है सिफारिश करना भी इनका महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। गठन की तिथि से लेकर के अपनी रिपोर्ट तक प्रस्तुत करने तक इनका कार्यकाल होता है, अमूमन 5 वर्ष का। इसके बाद में रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो वित्त आयोग अपनी सिफारिश राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। इसको स्टार्ट कीजिए, यहाँ से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न बनाए जाते हैं। राष्ट्रपति इसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाते हैं, साथ ही एक कार्यवाही ज्ञापन के साथ जो है इसे प्रस्तुत किया जाता है। तो दोस्तों अब तक जो है कुल 16 वित्त आयोग गठित हो चुका है। 16वां वित्त आयोग जो है 2021 में गठित हुआ था और इसके जो अध्यक्ष है इनका नाम अरविंद पनगडिया है। आप ये अनुच्छेद को याद रखेंगे और किसके द्वारा गठन किया जाता है ये भी याद रखेंगे। ये तो वित्त आयोग से संबंधित हो गया। आइए साथ ही साथ हम राज्य वित्त आयोग की भी चर्चा कर लेते हैं, जो कि आपके प्रश्न संख्या 9 में पूछा गया था। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसका गठन राज्य के स्थानीय निकायों, पंचायतों और नगर पालिका के वित्तीय समाधान को सुदृढ़ करने हेतु किया गया है। इसके संवैधानिक प्रावधान की अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 143A के तहत संवैधानिक प्रावधान है, जो कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया 1992 में। प्रत्येक राज्य में जो है ये लागू है। गठन की बात करें तो राज्यपाल द्वारा अधिसूचना जारी करके गठित किया जाता है। प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार इसका गठन किया जाता है। आयोग की संरचना राज्य कानून द्वारा जो है निर्धारित किया जाता है, यानी कि राज्य के विधानसभा के द्वारा कानून बना करके इसकी संरचना को निर्धारित किया जा सकता है। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और इसके अन्य सदस्य भी होते हैं। इसके बाद में राज्य अपने कानून के अनुसार सदस्यों की संख्या जो है निर्धारित कर सकती है। अगर हम कार्य की बात करें तो पंचायत और नगर पालिका के बीच वित्तीय संसाधनों का आकलन करना, राज्यों के करों, शुल्कों, टोलों आदि यानी कि टैक्स हो गया, इन सभी संबंध में स्थानीय निकाय के हिस्से की सिफारिश करते हैं ये। इसके बाद में ग्रांट्स एड की बात करते हैं। इसके बाद में स्थानीय निकाय की वित्तीय स्थिति, कराधान क्षमता और आवश्यकता का अध्ययन करना मुख्य कार्य है। वित्तीय विकेंद्रीकरण को सुदृढ़ करने के उपाय भी सुझाया जाता है। प्रमुख अनुच्छेद की अगर हम बात करें तो 243A के तहत है। ये संवैधानिक निकाय है, गठन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। गठन की जो आवृत्ति होती है यानी कार्यकाल 5 वर्ष का है। इसके लिए जो है पंचायत और नगर पालिका के लिए ये गठन किया जाता है। उद्देश्य है स्थानीय निकाय के वित्तीय संसाधन को बढ़ाना। रिपोर्ट ये प्रस्तुत करते हैं राज्यपाल को, जैसे फाइनेंस कमीशन प्रस्तुत करते हैं राष्ट्रपति को, ठीक उसी प्रकार से स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है राज्यपाल को अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों याद रखेंगे ये दोनों ही टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बनाए जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था को स्थापित करने का मुख्य या प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों जो इसका प्राथमिक उद्देश्य था, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के माध्यम से जनता को विकास के प्रशासन में भागीदार बनाना। आपका आंसर डी है। तो अगर हम पंचायत राज की अगर हम बात करें दोस्तों, तो आइए देख लेते हैं एक बार पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान को। पंचायती राज व्यवस्था भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की आधारशिला है। इसका उद्देश्य ग्राम स्तर पर स्वशासन, जन भागीदारी और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है। इसके प्रावधान की अगर बात की जाए तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा इसे जोड़ा गया। भाग 9 में अनुच्छेद 243 से लेकर के 243O तक इसका प्रावधान है और ये जो लागू है भारत में 24 अप्रैल 1993 से लागू है। 11वीं अनुसूची में जो है 29 विषय को शामिल किया गया था इस संविधान संशोधन के माध्यम से। ये 29 विषय आप याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके उद्देश्य से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप आइए इसके उद्देश्य को भी देखिए। ग्राम स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना, ग्रामीण विकास के लिए जन भागीदारी सुनिश्चित करना, सत्ता का विकेंद्रीकरण और स्वशासन को बढ़ावा देना, सामाजिक न्याय एवं समानता को जो है प्रोत्साहित करना इनका मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद में अगर इसके ढांचा की अगर बात की जाए तो त्रिस्तरीय संरचना होती है। जिला स्तर पे जिला परिषद, प्रखंड स्तर पे पंचायत समिति, ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत। इसके बाद में इनके कार्यकाल की बात की जाए तो इन सभी का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। और चुनाव की अगर बात की जाए तो ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं ये प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं हर एक 5 वर्ष पे। पंचायत समिति की अगर बात की जाए जिसमें कि उप प्रमुख होते हैं और ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्य होते हैं। जो सदस्य हैं वो प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष जो है अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। जिला परिषद की अगर बात की जाए जिसमें कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष,
प्लस पंचायत समितियों से निर्वाचित एवं सांसद विधायक के सदस्य इसमें होते हैं। सदस्य की अगर बात की जाए तो इसके जो सदस्य हैं जिला परिषद के वो प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और जो अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष है वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। सभी सीटों में से कम 1/3 सीट जो है महिलाएं के लिए आरक्षित होती है। अनुसूचित जाति साथ ही साथ अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में जो है दिया गया है। वित्तीय प्रावधान की अगर बात की जाए तो राज्य वित्त आयोग प्रत्येक 5 वर्ष में गठित किया जाता है। पंचायत के वित्तीय संसाधनों की समीक्षा और सिफारिश करना इनका मुख्य कार्य होता है। और इसके बाद में अगर हम शक्ति और कार्य की अगर हम बात करें तो 11वीं अनुसूची के 29 विषय पर योजना बनाना और क्रियान्वयन करना पंचायती राज सिस्टम के तहत जो है पंचायती निकाय को महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त है। आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना भी इनका मुख्य कार्य है। स्थानीय स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, सड़क और पेयजल, स्वच्छता आदि का प्रबंध करना इनका मुख्य कार्य है। स्थानीय संसाधनों का उपयोग और कर शुल्क लगाना भी जो है राज्य के कानून के अनुसार इनका जो है महत्वपूर्ण कार्य हो जाता है। चुनाव की अगर बात की जाए तो राज्य चुनाव आयोग के द्वारा इनका चुनाव करवाया जाता है प्रत्येक 5 वर्ष के लिए। यदि पंचायत भंग हो जाए तो 6 माह के भीतर जो है इनका चुनाव कराना आवश्यक माना जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने महत्वपूर्ण जो फैक्ट था पंचायती राज्य व्यवस्था से संबंधित ये हमने देख लिया। इसके तहत एक चीज़ और याद रखेंगे, 2 अमेंडमेंट जो हुआ था वो 73 और 74 था। ये ग्राम पंचायत से संबंधित था, ये शहरी निकाय से संबंधित था। दोस्तों इसके बाद में आइए और एक नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आपने अभी जो प्रश्न देखा था हमने वो पंचायती राज संबंधित था। जो नेक्स्ट प्रश्न है वो प्रश्न है संसदीय प्रक्रिया के अंतर्गत लाए जाने वाले निंदा प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो निंदा प्रस्ताव की से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों आइए निंदा प्रस्ताव जैसे ही और भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव संसद में लाए जाते हैं उन सभी प्रस्ताव को हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो आंसर बी है। तो आइए इन सभी प्रस्ताव को एक एक करके देखते हैं। संसदीय प्रक्रिया के तहत जो प्रस्ताव लाया जाता है, संसद के कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव लाए जाते हैं। इन प्रस्तावों के माध्यम से चर्चा, निर्णय, कार्रवाई को स्थगित करने या किसी विषय पर सदन की राय प्राप्त करने का प्रावधान जो है किया गया है। इसके तहत जो महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव है, एक तो साधारण प्रस्ताव है, किसी सार्वजनिक विषय पर चर्चा करने के लिए यह लाया जाता है और इसे कोई भी सदस्य जो है बिना सूचना दिए जो है इसे प्रस्तुत कर सकता है सदन में। इसके बाद में वित्तीय प्रस्ताव की अगर बात की जाए, यहाँ पे एक बात महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये बिना राष्ट्रपति की सिफारिश का वित्तीय प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। इसके तहत इसका जो उद्देश्य होता है वित्तीय प्रस्ताव का, ये टैक्स लगाना, व्यय, ऋण लेना, संचित निधि से धन निकालना, जैसे कि धन विधेयक में जो प्रावधान होते हैं, वित्त विधेयक का जो प्रावधान है। इसके बाद में बजट आदि जो है इसी से रिलेटेड माना जाता है। तो बजट जो संसद में पेश किया जाता है ये राष्ट्रपति से सिफारिश के आधार पर ही पेश किया जाता है। तो ये वित्तीय प्रस्ताव को आप याद रखेंगे। स्थगन प्रस्ताव की अगर हम बात करें तो इसका जो उद्देश्य है किसी तात्कालिक और महत्वपूर्ण सार्वजनिक विषय पर नियमित कार्य को स्थगित करने और करके चर्चा करने के लिए जो है स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है, या सरकार का ध्यान किसी तात्कालिक मुद्दे की ओर आकर्षित करने के लिए लाया जाता है। और इसे कोई भी सदस्य जो है नोटिस दे करके, नोटिस किसे दिया जाएगा तो सदन के अध्यक्ष को दिया जाएगा, स्पीकर को दिया जाएगा। इसके बाद में एक कॉल अटेंशन मोशन भी होता है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आता है। किसी महत्वपूर्ण विषय पर मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए लाया जाता है। इस पर संक्षिप्त वक्तव्य दिया जाता है, चर्चा नहीं की जाती है। इसे भी कोई भी सदस्य जो है पूर्व सूचना दे करके प्रस्तुत कर सकता है। इसके बाद में अविश्वास प्रस्ताव की अगर हम बात करें तो मंत्रिपरिषद में सदन का विश्वास न होने की स्थिति में यह लाया जाता है। यदि यह प्रस्ताव पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है और सरकार गिर जाती है। कोई भी सदस्य जो है नोटिस देकर के इस प्रकार का प्रस्ताव ला सकता है। निंदा प्रस्ताव, जहां से कि प्रश्न पूछा गया है, सरकार या किसी मंत्री की किसी विशेष नीति कार्य के लिए निंदा करने के लिए इस प्रकार का प्रस्ताव लाया जाता है। यह अविश्वास प्रस्ताव से थोड़ा हल्का माना जाता है, नीचे माना जाता है। कोई भी सदस्य जो है इसे नोटिस देकर के प्रस्तुत कर सकता है सदन में। इसके बाद में एक कटौती प्रस्ताव होता है, जो कि मांग जो किया जाता है इसमें कटौती से संबंधित प्रावधान होते हैं इसमें। इसे भी कोई भी सदस्य जो है मांग पर चर्चा के दौरान प्रस्तुत कर सकता है।
इसके बाद में कार्य स्थगन प्रस्ताव भी आता है, किसी निश्चित विषय पर सदन के कार्य को स्थगित करके चर्चा करने का प्रस्ताव लाया जाता है। यह प्रयास प्रायः जो है सरकार की अनुमति से लाया जाता है, कोई भी सदस्य जो है नोटिस देकर के इसे प्रस्तुत कर सकता है। इसके बाद में नियमों में स्थिरता का प्रस्ताव भी लाया जाता है, सदन के नियमों में छूट देने का प्रस्ताव, ताकि कोई महत्वपूर्ण कार्य किया जा सके, यह सरकार की अनुमति से लिया जाता है। मंत्री या कोई भी सदस्य जो है सरकार की सहमति से इसे प्रस्तुत कर सकता है। जो लास्ट है विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव, यदि किसी सदस्य के विशेषाधिकार का उल्लंघन होता है तो उसके लिए यह प्रस्ताव लाया जाता है। सदन मामले की जांच कर निर्णय लेता है, कोई भी सदस्य जो है नोटिस देकर के इस प्रकार के प्रस्ताव को प्रस्तुत कर सकता है। तो दोस्तों जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव है इसको आप याद रखेंगे, खास करके स्थगन प्रस्ताव हो गया, वित्तीय प्रस्ताव हो गया और निंदा प्रस्ताव हो गया, अविश्वास प्रस्ताव हो गया। इन सभी को आप याद रखेंगे, यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में जरूर बनाए जाते हैं। और ये सभी प्रस्ताव ही ऐसे प्रस्ताव होते हैं जिसके माध्यम से संसद के द्वारा जो है कार्यपालिका के ऊपर में नियंत्रित स्थापित किया जाता है। ये संसद का एक महत्वपूर्ण हथियार माना जाता है ये सभी प्रस्ताव। दोस्तों आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। जो नेक्स्ट प्रश्न है वो यह प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा कानूनी या संवैधानिक विषय है जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के समान रूप से क्षेत्राधिकार में आता है। तो दोस्तों ये आंसर इसका सी सही है, नागरिकों के मूल अधिकार का संरक्षण करना जो है इसका सही आंसर है। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। मूल अधिकारों के प्रबंध या संरक्षण का विशेषाधिकार सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास समवर्ती रूप से है, यानी कि सम्मिलित रूप से है। नागरिक अपने मौलिक अधिकार के हनन होने पर अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं और अनुच्छेद 226 के तहत जो है उच्च न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। दोनों ही अदालतें इसके लिए रिट जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और भी रिट है, उन सभी की चर्चा भी हम किसी और प्रश्न के माध्यम से करेंगे, जारी कर सकती है। यानी कि कोर्ट के द्वारा जो है ऐसी स्थिति में जब आपका मौलिक अधिकार का हनन हो तो कोर्ट के द्वारा जो है रिट जारी किया जाएगा। जबकि केंद्र और राज्यों के बीच विवाद या राज्यों के आपसी विवाद जो है ये केवल और केवल जो है सर्वोच्च न्यायालय का मामला है, इस बात को याद रखेंगे। केंद्र और राज्य के बीच का जो विवाद है और राज्यों के जो आपसी विवाद है ये सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार माना जाता है। साथ ही साथ राष्ट्रपति को कानूनी परामर्श देना भी सर्वोच्च न्यायालय का ही क्षेत्राधिकार है, हाई कोर्ट इसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। इसके अनुच्छेद को याद रखिए, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 दोनों ही एकदम महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के माध्यम से हमने जो 71 बीपीएससी में जितने भी प्रश्न आए थे उन सभी पीवाईक्यू प्रश्न को भी देखा और उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण टॉपिक था उन टॉपिक का हमने विस्तार पूर्वक चर्चा भी किया और साथ ही साथ आपको हमने ये भी बताया कि कहाँ से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। पूरा 10 वर्ष का जितना भी पीवाईक्यू है वो 10 वीडियो के माध्यम से मैं कंप्लीट करवाऊंगा और अगर आप इन सभी 10 वीडियो को देख लेते हैं तो ज़रूर आप 10 में से 10 करके आएंगे पॉलिटिकल साइंस में। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिए, अगर पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।